जब मानवों में बुद्धि का विकास हुआ तो उनके मन में कुछ जटिल पर बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल उठे। और वो सवाल थे, हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और पृथ्वी पर हमारे आने का मकसद क्या है। तब से आज तक लाखों साल गुजर गए, पर इन सवालों के उत्तर हम आज भी तलाश रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम कहते हैं कि ये मेरा शरीर है, तो इसमें मेरा कौन है? क्या हमारा अस्तित्व केवल मांस और हड्डियों से बने शरीर के रूप तक ही सीमित है, या फिर हम कुछ और हैं? विज्ञान की माने तो किसी भी लिविंग बीइंग का अस्तित्व केवल उसके शरीर तक ही रहता है, यानी कि एक बार अगर उसका शरीर नष्ट हो जाए तो फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। पर हिंदू तथा बौद्ध धर्म इससे एग्री नहीं करते, क्योंकि इसमें आत्मा और कर्म का कॉन्सेप्ट है। हिंदू धर्म के अनुसार हमारा शरीर मात्र एक गाड़ी की तरह होता है, जिसे चलाने के लिए हमेशा एक ड्राइवर की जरूरत होती है, और ये ड्राइवर होता है आत्मा। जिस तरह एक ड्राइवर अलग अलग गाड़ियों को चला सकता है, उसी तरह एक आत्मा अलग अलग कालों में अलग अलग शरीर धारण करता रहता है। जैसे ही कोई व्यक्ति मर जाता है, ये उस मृत शरीर को छोड़ देता है और अपने लिए एक नए शरीर की तलाश करता है। यानी कि एक ही आत्मा अलग अलग कालों में अलग अलग शरीर धारण करती है, जिसे हम पुनर्जन्म भी कहते हैं। हर लाइफ में किए गए कर्मों का असर उसके अगले जीवन पर भी पड़ता है, यानी कि एक आत्मा अपने अलग अलग जन्मों में किए गए अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर उसका फल अपने अगले जन्म में पाता है। ये सच है या नहीं, ये तो हम नहीं जानते, पर आज जिस फिल्म को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो कहीं न कहीं इसी सिद्धांत पर बेस्ड है। इस फिल्म का नाम है क्लाउड एटलस, और 6 अलग अलग समय काल में घटी 6 अलग अलग कहानियों के जरिए ये हमें दिखाती है कि आत्मा अलग अलग समय काल में किए गए अपने कर्मों के आधार पर किस तरह से इवॉल्व करती है। यूं तो रीइंकार्नेशन और लॉ ऑफ कर्मा इस फिल्म के मेन फोकल पॉइंट हैं, जो कि इस फिल्म को एक बार देखने पर ही पता चल जाता है। पर अगर आप इसमें दिखाए गए बारीकियों को भी पकड़ें तो आप पाएंगे कि इसके अंदर और भी कई तरह के फिलोसॉफिकल मैसेजेस छुपे हुए हैं। एनीवे, अगर आपने ये फिल्म देखी है और ये आपको कंफ्यूजिंग लगी तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है, क्योंकि इसमें हम इसे अच्छे तरह से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो बिना ज्यादा वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। ये फिल्म देखने में काफी कॉम्प्लेक्स लगती है, क्योंकि इसमें अलग अलग समय काल में घटे 6 अलग अलग कहानियां एक साथ चलते रहते हैं। जो बात इस फिल्म को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाती है वो ये है कि इन सभी कहानियों में मौजूद अलग अलग कैरेक्टर्स के रोल को वही सेम एक्टर्स प्ले करते रहते हैं, यानी कि हर कहानी में यही सारे एक्टर्स किसी न किसी रूप में होते हैं। उदाहरण के लिए टॉम हैंक्स ने इन 6 कहानियों में डॉक्टर हेनरी मूज, आइजैक सैक्श, डर्मॉट हॉगिन्स और जैकरी का किरदार निभाया है, जबकि हैले बेरी ने 1849 की कहानी में गुलाम का, उसके बाद विवियन आयरिस की बीवी का, उसके बाद लुइजा रे नाम की एक जर्नलिस्ट का, साल 2144 की कहानी में मेल कोरियन डॉक्टर का, और अंतिम कहानी में मेरोनिम का किरदार निभाया है। डायरेक्टर ने ये जानबूझकर किया है, ये दर्शाने के लिए कि हर किसी की आत्मा हर काल में एक नया शरीर धारण करती है और हर जन्म में किए गए अपने अच्छे या बुरे कर्मों से प्रभावित होकर इवॉल्व करती रहती है। हालांकि इस फिल्म में पृथ्वी के अलग अलग जगहों और समय काल में घटे 6 अलग अलग कहानियों को दिखाया गया है, पर ये सभी कहानियां एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। आइए सबसे पहले हम इन कहानियों को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इन कहानियों में दिए गए मैसेजेस और फिलोसॉफीज के बारे में। पहली कहानी द पैसिफिक आइलैंड्स 1849। ये कहानी है साल 1849 की, जो पैसिफिक आइलैंड में घटती है। एडम इविंग एक लॉयर है जो कि अपने ससुर हैस्केल मूर के साथ काम करता है। उसका ससुर गुलामों को खरीदने, उनसे काम कराने और उन्हें बेचने का बिजनेस करता है। एडम को पैसिफिक आइलैंड भेजा जाता है ताकि वो वहां स्लेव ट्रेडर से मिलकर उसे माओरी ट्राइब के गुलामों को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर सके। स्लेव ट्रेडर का नाम होता है रेवरेंड हॉरॉक्स, जो पूरे इलाकों में गुलामों से खेती करवाता है और बाद में उन्हें बेच भी देता है। एक दिन एडम जब खेतों का मुआयना कर रहा होता है, उसे एक गुलाम के जोर जोर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। जब वो उस आवाज को फॉलो करता है तो वो देखता है कि एक गुलाम को बुरी तरह पीटा जा रहा है। इस गुलाम का नाम होता है ऑटुआ। ऑटुआ को पिटता हुआ देख
एडम को थोड़ा अजीब लगता है और जैसे ही उसकी आंखें वहां पिट रहे ऑटुआ की आंखों से मिलती हैं तो उसे चक्कर आ जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। इस बेहोशी के बाद डॉक्टर हेनरी मूज उसे यकीन दिलाता है कि वो इसलिए बेहोश हो गया क्योंकि वो पॉलिनेशियन वर्म के चपेट में है, जिसका जल्द से जल्द इलाज करने की जरूरत है। डॉक्टर हेनरी मूज एडम को ये यकीन दिलवाता है कि अगर वो उसकी दवाइयाँ समय पर लेता रहा तो वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। इस समय तक एडम को ये बिल्कुल भी पता नहीं होता कि असल में उसे कोई बीमारी नहीं है। एडम को बीमार होने का यकीन दिलवाना केवल डॉक्टर हेनरी मूज का प्लान होता है ताकि उसे ठीक करने के नाम पर दवाइयों के रूप में उसे जहर दे सके और अंत में उसके सारे पैसों को हथिया सके। एनीवे, डॉक्टर हेनरी मूज जब एडम का चेकअप करने का नाटक करता है तो उसके शरीर में हमें एक शूटिंग स्टार शेप्ड सिंबल नजर आता है। इस सिंबल को ध्यान में रखिए क्योंकि ये इस फिल्म को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एडम पानी के जहाज से जब अपने घर लौट रहा होता है वो ऑटुआ को वहां छुपा हुआ पाता है, जो सबसे छुपकर किसी तरह से पैसिफिक आइलैंड से भागकर इस जहाज पर आ गया था ताकि वो गुलामी से मुक्त हो सके। ये वही गुलाम है जिसे पैसिफिक आइलैंड में मार खाते हुए देखकर एडम बेहोश हो गया था। धीरे धीरे ऑटुआ और एडम की दोस्ती हो जाती है और वो ऑटुआ को उस जहाज के दूसरे लोगों द्वारा मारने से न सिर्फ बचाता है बल्कि उसके क्वालिटीज दर्शाकर उसे उस जहाज के क्रू का एक सदस्य भी बनवा देता है। चूंकि उसका इलाज करने के नाम पर डॉक्टर हेनरी मूज दवाइयों के रूप में उसे लगातार जहर दे रहा था, एडम की तबीयत सुधरने के जगह और बिगड़ती जा रही थी। जैसे जैसे एडम और ज्यादा बीमार होता जा रहा था, डॉक्टर हेनरी मूज उसके पैसों को हथियाता जा रहा था। हालांकि एडम को जब डॉक्टर हेनरी मूज के असली मकसद के बारे में पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है, क्योंकि तब तक वो काफी ज्यादा बीमार हो चुका होता है। डॉक्टर हेनरी मूज एडम को मारने ही वाला होता है कि ऑटुआ वहां आ जाता है और डॉक्टर हेनरी मूज पर हमला बोल देता है। उसके बाद एडम और ऑटुआ साथ मिलकर डॉक्टर हेनरी मूज को मार देते हैं। उसके बाद पूरे सफर के दौरान ऑटुआ पूरी तरह बीमार हो चुके एडम की सेवा करता रहता है और उसके घर पहुंचने तक उसे एक बार फिर से स्वस्थ बना देता है। वो वापस अपने घर सैन फ्रांसिस्को लौटता है जहां उसकी बीवी टिल्डा उसका बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। चूंकि एडम की जान एक गुलाम ऑटुआ ने बचाई थी, गुलामों के बारे में उसका नजरिया बदल जाता है। वो अपने ससुर हैस्कल मूर के पास जाता है और स्लेव कॉन्ट्रैक्ट को जला देता है और उससे कहता है कि वो ऐसे किसी भी इंसान के लिए अब काम नहीं करेगा जो गुलामों को रखने या उन्हें खरीदने और बेचने का बिजनेस करता हो। इसलिए अब वो उसके लिए काम नहीं करेगा। अब वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर गुलामों को आजाद करवाने का काम करेंगे। And I cannot in good conscience participate in this kind of business any longer. उसका ससुर हैस्केल मूरी उसे कहता है कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हें क्या लगता है केवल कुछ गुलामों को आजाद करवा कर तुम क्या हासिल कर लोगे? ये पूरे समुद्र में से पानी का एक ड्रॉप बाहर निकालने जैसा होगा। पर एडम इसे पूरी तरह से अलग तरीके से देखता है और मानता है कि केवल कुछ गुलामों को आजाद करवाना पूरे समुद्र में से पानी की एक बूंद निकालने जैसा भी है तो भी ये बहुत है, क्योंकि समुद्र भी कुछ और नहीं बल्कि पानी के बूंदों का एक संग्रह ही है। एडम जहाज पर बिताए गए अपने पूरे एक्सपीरियंस को एक जर्नल में लिखता रहता है। इसमें वो लालची डॉक्टर की कहानी भी लिखता है और ऑटुआ द्वारा उसे बचाए जाने की भी। एडम के द्वारा लिखा हुआ यह जर्नल आगे जाकर एक किताब का रूप लेता है जब एक पब्लिशर इसे किताब के रूप में छपवा देता है। हमारी पहली कहानी यहीं खत्म हो जाती है। एडम द्वारा लिखी गई यही किताब अगली कहानी का लिंक भी बनता है जिसे आप आगे देखेंगे। दूसरी कहानी कैम्ब्रिज 1936। ये कहानी साल 1936 में कैम्ब्रिज में घटती है। यहाँ हम रॉबर्ट फ्रॉबिशर को अपने प्रेमी र्यूफुस सिक्स स्मिथ के साथ बेड पर पाते हैं, जिससे ये साबित होता है कि दोनों होमोसेक्सुअल हैं। इस बेड सीन में रॉबर्ट फ्रॉबिशर के शरीर में भी हमें वही शूटिंग स्टार शेप्ड सिंबल नजर आता है जो पिछली कहानी में एडम के शरीर पर मौजूद था। इस सिंबल के बारे में हम अंत में बात करेंगे, तो अभी आप इसे ध्यान में रखें। एनीवे, रॉबर्ट फ्रॉबिशर एक म्यूजिक कंपोजर होता है जो कि ग्रेटेस्ट ब्रिटिश म्यूजिक कंपोजर बनना चाहता है। इसलिए वो विवियन आयरिस नाम के एक लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर का असिस्टेंट बन जाता है जो काफी फेमस तो है ही पर अब काफी बूढ़ा हो चुका है। विवियन आयरिस के घर में उसकी बीवी भी रहती है जो कि अभी जवान है। एडिनबर्ग में विवियन आयरिस के घर में उसके असिस्टेंट के रूप में काम करने के दौरान रॉबर्ट फ्रॉबिशर
एडम द्वारा लिखे गए उस किताब को पढ़ता है जिसमें एडम ने वो सब कुछ लिखा था जो कुछ उसके साथ उस जहाज पर हुआ था। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि हम पिछली कहानी की ही बात कर रहे हैं और जिस किताब की बात हम कर रहे हैं वो उसी जर्नल का पब्लिश्ड वर्जन है जो एडम ने लिखी थी। एनीवे, रॉबर्ट फ्रॉबिशर जब तक विवियन आयरिस के घर में रहता है वो एडम की इस किताब को पढ़ता रहता है और इस घर में बिताए गए अपने हर दिन के एक्सपीरियंस को पोएटिक मैनर्स में लेटर्स के जरिए अपने प्रेमी रूफुस सिक्स स्मिथ को बताता रहता है। एडम की कहानी को पढ़कर उसे प्रेरणा मिलती है अपना म्यूजिक कंपोज करने की और वो अपना खुद का एक सिम्फोनी क्रिएट करता है जिसे वो द क्लाउड एटलस सेक्सटेट नाम देता है। पर यहाँ एक बड़ी समस्या हो जाती है क्योंकि एक रात विवियन आयरिस उसके पास आता है और उससे कहता है कि उसने अपने सपने में एक ऐसा म्यूजिक सुना है जो सबसे अलग है। ये इतना अच्छा है कि इसकी तुलना किसी अन्य म्यूजिक से नहीं की जा सकती। उसने अपने सपने में ये म्यूजिक एक ऐसे रेस्टोरेंट में सुना है जहाँ सभी वेटरेस का चेहरा बिल्कुल एक जैसा ही था। हालांकि विवियन आयरिस को वो म्यूजिक अब याद नहीं होता। बाद में पता चलता है कि अपने सपने में सुने गए जिस बेहतरीन म्यूजिक की बात विवियन कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि रॉबर्ट फ्रॉबिशर द्वारा कंपोज किया गया द क्लाउड एटलस सेक्सटेट ही था। दरअसल हुआ ये था कि द क्लाउड एटलस सेक्सटेट को कंपोज करने के बाद रॉबर्ट फ्रॉबिशर रात में उसे बजा रहा था जिसे सोते हुए विवियन आयरिस ने सुन लिया और उसे लगा कि ये म्यूजिक उसके अपने सपने में एक रेस्टोरेंट के अंदर बज रहा है। एनीवे, अब बात आती है इस म्यूजिक का क्रेडिट लेने की। विवियन कहता है कि चूंकि उसने ये म्यूजिक अपने सपने में सुनी थी इस पर उसका हक है, जबकि रॉबर्ट फ्रॉबिशर कहता है कि चूंकि उसने इसे अपनी मेहनत से कंपोज किया है इस पर किसी और का नहीं बल्कि केवल उसका हक है। इस बहस के बाद हालांकि विवियन ये स्वीकार कर लेता है कि इस म्यूजिक को रॉबर्ट ने कंपोज किया है, पर वो उसे कहता है कि चूंकि तुम मेरे असिस्टेंट हो इसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए क्योंकि तुमने सब कुछ यहीं सीखा है और अगर तुम मेरे असिस्टेंट नहीं होते तो तुम इसे कभी भी कंपोज नहीं कर पाते। खुद को क्रेडिट मिलता हुआ न देख रॉबर्ट उसके यहाँ से निकलना चाहता है, पर विवियन उसे धमकी देता है कि अगर वो उसके यहाँ से निकला तो वो पूरी दुनिया को ये बता देगा कि वो एक होमोसेक्सुअल है, जिसके बाद कोई भी उसका म्यूजिक नहीं सुनेगा। इस पर परेशान होकर रॉबर्ट विवियन को शूट कर देता है और एक होटल में जाकर छुप जाता है जहां वो द क्लाउड एटलस सेक्सटेट को कंप्लीट करता है। रॉबर्ट द्वारा शूट करने के बावजूद विवियन किसी तरह से बच जाता है जिसके कारण पुलिस रॉबर्ट को बुरी तरह से ढूंढने लगती है। रॉबर्ट समझ जाता है कि उसका बचना नामुमकिन है और अगर वो इन सब से बच भी गया तो विवियन उसकी होमोसेक्सुअलिटी को उजागर करके पूरी दुनिया के सामने उसे बदनाम कर देगा। इसलिए द क्लाउड एटलस सेक्सटेट को कंप्लीट करने के बाद वो इसे अपने प्रेमी रूफुस सिक्स स्मिथ को भेज देता है और उसके बाद उसी होटल के बाथरूम में खुद को गोली मार लेता है। जब तक उसका प्रेमी रूफुस सिक्स स्मिथ उस होटल में पहुंचता है तब तक रॉबर्ट मर चुका होता है। रॉबर्ट द्वारा कंपोज किया गया द क्लाउड एटलस सेक्सटेट आगे जाकर एक एल्बम बनता है। ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। रॉबर्ट द्वारा रूफुस सिक्स स्मिथ को लिखे गए लेटर्स और एक एल्बम का रूप ले चुका द क्लाउड एटलस सेक्सटेट अगली कहानी का लिंक होता है जिसे आप अगली कहानी में देखेंगे। तीसरी कहानी सैन फ्रांसिस्को 1973। ये कहानी साल 1973 में सैन फ्रांसिस्को में घटती है। इसमें हम लुइजा रे नाम की एक जर्नलिस्ट को देखते हैं जिसकी मुलाकात अब बूढ़े हो चुके रूफुस सिक्स स्मिथ से होती है क्योंकि दोनों एक ऐसे एलिवेटर में फंस जाते हैं जो कुछ समय तक खराब हो जाता है। जी हाँ, ये रूफुस सिक्स स्मिथ वही है जो हमारी पिछली कहानी में रॉबर्ट का प्रेमी था, पर अब ये एक फेमस फिजिसिस्ट बन चुका है। एलिवेटर में लुइजा रे के शरीर पर हमें एक बार फिर से वही शूटिंग स्टार शेप्ड सिंबल नजर आता है जो पिछली दो कहानियों में एडम और रॉबर्ट के शरीर पर मौजूद था। एक बार फिर से इस सिंबल को आप ध्यान में रखिए क्योंकि इसके बारे में हम अंत में बात करेंगे। चूंकि यही सिंबल उसके प्रेमी रॉबर्ट के शरीर पर मौजूद था, रूफुस सिक्स स्मिथ जब लुइजा रे के शरीर पर यही सिंबल देखता है तो उससे उसका एक खास अटैचमेंट बन जाता है। उसे एक सीक्रेट पता होता है जिसे शेयर करने के लिए बाद में वो लुइजा रे को फोन भी करता है। दरअसल सैन फ्रांसिस्को में स्वैनिकी न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का काम चल रहा होता है।
ताकि ऊर्जा के लिए केवल तेल पर डिपेंडेंट न रहना पड़े। पर अगर ये न्यूक्लियर रिएक्टर सक्सेसफुल हो जाता है तो तेल कंपनियों को इससे काफी नुकसान होगा। ऐसा न हो, इसे इंश्योर करने के लिए जानबूझकर न्यूक्लियर रिएक्टर के डिजाइन में एक बड़ी गड़बड़ी करवा दी जाती है, जिससे कि न्यूक्लियर रिएक्टर कभी भी सक्सेसफुल न हो सके। रूफस सी स्मिथ को इसका पता चल जाता है और उसके पास इसका पूरा सबूत भी होता है। इस राज को दुनिया को बताने तथा इस पूरे षड्यंत्र से पर्दा उठाने के मकसद से वो लुइजा रे को फोन करता है और उसे अपने पास मिलने के लिए बुलाता है, ताकि वो उस षड्यंत्र से संबंधित सारे सबूत उसे दे सके। पर इससे पहले कि लुइजा रे रूफस सी स्मिथ के कमरे में पहुंचे, एक अज्ञात किलर रूफस सी स्मिथ को मार देता है और बंदूक को उसके हाथ में रख देता है, जिससे कि सबको ये लगे कि उसने आत्महत्या की है। रूफस को मारने के बाद वो किलर उसके द्वारा न्यूक्लियर रिएक्टर पर लिखी गई उसकी रिपोर्ट भी वहां से उठा लेता है। हालांकि सबको यही लगता है कि रूफस ने आत्महत्या की है, पर लुइजा रे को लगता है कि ये आत्महत्या नहीं हो सकती, जरूर इसके पीछे कोई है। इस हत्या का कारण जानने के लिए जब वो रूफस सी स्मिथ के मरे हुए शरीर के आसपास देखती है तो वहां उसे उसके द्वारा न्यूक्लियर रिएक्टर पर लिखी हुई रिपोर्ट के बारे में पता चलता है, जिससे कि उसे ये अंदाजा हो जाता है कि रूफस सी स्मिथ की हत्या कहीं न कहीं न्यूक्लियर रिएक्टर से जुड़ी हुई है। उस रिपोर्ट के अलावा लुइजा रे को वहां वो पुराने लेटर्स भी मिलते हैं जो काफी पहले उसके प्रेमी रॉबर्ट ने उसे उस समय भेजे थे जब वो द क्लाउड एटलस सेक्सटेट पर काम कर रहा था। जी हाँ, ये वही लेटर्स हैं जो पिछली कहानी में रॉबर्ट द क्लाउड एटलस सेक्सटेट को कंपोज करने के दौरान अपने प्रेमी रूफस सी स्मिथ को भेजा करता था। रॉबर्ट द्वारा रूफस को लिखे गए लेटर्स को पढ़कर लुइजा रे को द क्लाउड एटलस सेक्सटेट के बारे में पता चलता है और वो उससे इतनी प्रभावित होती है कि वो इस म्यूजिक की एक कॉपी खरीदने चली जाती है, जो कि अब एक एल्बम बन चुका है। दुकान में पहली बार जब वो इस म्यूजिक को सुनती है तो उससे उसे एक खास अटैचमेंट महसूस करती है। हालांकि उसने इस म्यूजिक को पहले कभी नहीं सुना था और दुकान में वो इसे पहली बार ही सुन रही थी, पर इसे सुनकर उसे ऐसा लगता है जैसा कि इसे पहले भी वो सुन चुकी है, पर कहाँ, शायद पिछले जन्म में। एनीवे, वो अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है और पावर प्लांट जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक दूसरे वैज्ञानिक आइजैक शैक्स से होती है, जिससे उसकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और वो उसे इस पूरे षड्यंत्र के बारे में बताता है और उसे रूफस द्वारा लिखी गई उस रिपोर्ट की दूसरी कॉपी भी देता है, जिसमें ये सबूत होता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर के मॉडल में जानबूझकर गलती की गई थी ताकि वो फेल हो जाए। पर उस प्लांट का सीईओ लॉयड हुक्स उन दोनों को मारने के लिए उनके पीछे बिल स्मोक नाम के उसी किलर को लगा देता है जिसने होटल में रूफस की हत्या की थी। ये किलर पूरे हवाई जहाज को उड़ाकर सबसे पहले आइजैक शैक्स को खत्म कर देता है जब वो हवाई जहाज से यात्रा कर रहा होता है। उसके बाद वो लुइजा रे को मारने की कोशिश करता है, उसकी गाड़ी को स्वानिकी ब्रिज से नीचे गिराकर। इस हमले में लुइजा रे तो किसी तरह बच जाती है, पर वो रिपोर्ट नष्ट हो जाता है जो आइजैक शैक्स ने उसे दी थी। उसके बाद लुइजा की मुलाकात होती है जो नेपियर से, जो इस समय लॉयड हुक्स के लिए काम करता है, पर इससे पहले वो लुइजा के पिता का अच्छा दोस्त था। वो लुइजा को बताता है कि उस किलर का नाम है बिल स्मोक और उसे हायर किया है पावर प्लांट के सीईओ लॉयड हुक्स ने। उसके बाद दोनों मिलकर उस किलर को चतुराई से मारने का प्लान बनाते हैं, पर अपने मकसद के काफी करीब पहुंचने के बावजूद वो उसे मार नहीं पाते। लुइजा और जो नेपियर जान बचाकर उस किलर से भाग ही रहे होते हैं कि एक रैंडम कोरियन लेडी उस किलर को मार देती है। उसके बाद उन्हें एक सबूत मिलता है जिससे उन्हें पता चलता है कि रूफस की एक भतीजी भी है जिसके पास रूफस द्वारा उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के मॉडल पर लिखे गए रिपोर्ट की एक और कॉपी मौजूद हो सकती है। वो रूफस की भतीजी को कांटेक्ट करते हैं और उन्हें रूफस के रिपोर्ट की वो कॉपी मिल जाती है। लुइजा इसे पब्लिश करती है जिससे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के पीछे का सारा षड्यंत्र जग जाहिर हो जाता है और उस पावर प्लांट को बंद कर दिया जाता है। ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आगे चलकर लुइजा रे के जीवन की पूरी कहानी एक मैन्युस्क्रिप्ट बन जाती है जिसका टाइटल होता है हाफ लाइव्स द फर्स्ट लुइजा रे मिस्ट्री, जो कि बेसिकली हमारी इस तीसरी कहानी का रोमांटिसाइज्ड वर्जन होता है। यही मैन्युस्क्रिप्ट हमारी अगली कहानी का लिंक होती है जिसे आप अगली कहानी में देखेंगे। चौथी कहानी, लंदन 2012। ये कहानी है टिमोथी कैवेंडिश नाम के एक बूढ़े की
जो कि एक छोटे से पब्लिशिंग कंपनी का मालिक है। वो डरमॉट हॉगिंस नाम के एक क्रिमिनल द्वारा लिखी गई उसकी बायोग्राफी को पब्लिश करता है, पर यह किताब बिल्कुल न के बराबर ही बिकती है। एक दिन टिमोथी कैवेंडिश डरमॉट हॉगिंस को पब्लिशर और राइटर के एक अवार्ड पार्टी में साथ लेकर जाता है। वहां उसे फीलिक्स फिंच नाम का एक क्रिटिक मिलता है जिसने उसकी किताब की बुरी तरह से आलोचना की थी। डरमॉट हॉगिंस उस क्रिटिक को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। पर इस कंट्रोवर्सी के कारण उसकी किताब के सेल में जबरदस्त तेजी आ जाती है, जिससे कि टिमोथी कैवेंडिश को जबरदस्त फायदा होता है। पर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वो लगभग अपना सारा पैसा खर्च कर चुका होता है। दरअसल जब वो अपना सारा पैसा खर्च कर चुका होता है, उस किताब के ऑथर डरमॉट हॉगिंस के भाई उसे ट्रैक करके उसके पास पहुंचते हैं और उसे अगले दिन तक 50,000 पाउंड उन्हें देने को कहते हैं। चूंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते, वो अपने भाई को संपर्क करता है और उससे मदद करने को कहता है। उसके भाई पैसों से तो उसकी मदद नहीं करता, पर वो उसे एक ऐसे जगह के बारे में बताता है जहां वो डरमॉट हॉगिंस के भाइयों से छुप सकता है। इस जगह का नाम होता है ऑरोरा हाउस। कोइंसिडेंस ये है कि ये वही घर होता है जहां हमारी दूसरी कहानी में विवियन आयरिस रहा करता था और जहां रॉबर्ट ने पहली बार द क्लाउड एटलस सेक्सटेट पर काम शुरू किया था। एनीवे, टिमोथी कैवेंडिश ट्रेन से जब ऑरोरा हाउस जा रहा होता है, हम उसे एक किताब पढ़ते हुए देखते हैं जिसका टाइटल होता है हाफ लाइव्स द फर्स्ट लुइजा रे मिस्ट्री। जी हाँ, ये किताब हमारी पिछली कहानी में मौजूद लुइजा रे के एडवेंचरस लाइफ के बारे में ही है। एनीवे, इससे पहले कि टिमोथी कैवेंडिश ऑरोरा हाउस पहुंचे, वो अपनी पुरानी प्रेमिका के घर जाता है और उसे बाहर से देखता है। वो उसके साथ अपने जवानी के दिनों को याद करता है और ये भी कि कैसे उसने अपनी वर्जिनिटी लूज की थी। ये इस कहानी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इस सीन में हम टिमोथी कैवेंडिश के शरीर पर भी कॉमेट के उसी साइन को देखते हैं जो पिछले 3 कहानियों में हमने एडम, रॉबर्ट और लुइजा के शरीर पर देखे थे। इसलिए ये सीन भी महत्वपूर्ण हो जाता है। एनीवे, वो रात में ऑरोरा हाउस में चेक इन कर लेता है, ये समझकर कि ये एक होटल है। पर जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि असल में ये कोई होटल नहीं बल्कि बूढ़े लोगों का एक नर्सिंग होम है, जहां बूढ़े लोगों को एक कैदी की तरह रखा जाता है और उन्हें इससे बाहर जाने तक की भी इजाजत नहीं है। जो भी बूढ़ा व्यक्ति ऑरोरा हाउस के अंदर एक बार आ जाता है, वो अपने पूरे जीवन काल में भी उससे निकल नहीं पाता। दरअसल टिमोथी कैवेंडिश के भाई डेनहॉर्म ने उसे धोखे से वहां भेज दिया था, क्योंकि उसे ये पता चल गया था कि टिमोथी ने उसे चीट करके उसकी बीवी के साथ संबंध बनाए थे। इसलिए वो टिमोथी को ऑरोरा हाउस में भेजकर उसे इसकी सजा दे रहा था। एनीवे, पहले कुछ दिनों तक काफी फ्रस्ट्रेट होने के बाद लुइजा के एडवेंचर्स के ऊपर बेस्ड हाफ लाइव्स द फर्स्ट लुइजा रे मिस्ट्री मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़कर उसे काफी इंस्पिरेशन मिलती है और वहां मौजूद कुछ दूसरे बूढ़ों से मिलकर वो वहां से बाहर निकलने का एक प्लान बनाता है और बाद में सब मिलकर उसे एग्जीक्यूट करते हैं, जिसके बाद वो ऑरोरा हाउस से बाहर भी निकल जाते हैं। वहां से निकलने के बाद वो एक क्लब में जाते हैं, पर उन्हें पकड़कर फिर से वापस ले जाने के मकसद से वहां ऑरोरा हाउस के लोग भी वहां आ जाते हैं, पर वहां मौजूद दूसरे लोग उन्हें संभाल लेते हैं, जिसके बाद उन्हें दोबारा उस ऑरोरा हाउस में कभी भी जाना नहीं पड़ता। ऑरोरा हाउस से आजाद होने के बाद टिमोथी एक बार फिर अपनी पुरानी प्रेमिका से मिलता है और वो दोनों साथ हो जाते हैं। उसके बाद टिमोथी अपने पूरे स्ट्रगल को एक किताब का रूप देता है, जो कि बेस्ट सेलिंग किताब बनती है। आगे जाकर इस किताब पर बेस्ड एक फिल्म बनाई जाती है, इसका नाम होता है द घैस्टली ऑर्डियल ऑफ टिमोथी कैवेंडिश, और ये फिल्म ही हमारी अगली कहानी की लिंक है। 5वीं कहानी, नियो सियोल 2144। ये कहानी साल 2144 में कोरिया के शहर नियो सियोल में घटती है, जो कि पानी के लगातार बढ़ते जल स्तर के कारण आधा डूब चुका है। इसमें हम सोनमी 451 को देखते हैं, जो कि एक फैब्रिकेंट है, यानी कि मानवों द्वारा बनाई गई एक क्लोन, जिसे पापा सॉन्ग नाम के एक फास्ट फूड के रेस्टोरेंट में काम करने के लिए बनाया गया है। इसका केवल और केवल एक ही काम है और वो है कस्टमर्स को खाना परोसना। रेस्टोरेंट्स में कस्टमर अक्सर इसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, पर ये उन्हें जवाब नहीं दे सकती। ये बाहर की दुनिया से पूरी तरह से अनजान है, क्योंकि इसकी दुनिया केवल एक रेस्टोरेंट तक ही सीमित है। इसके लिए हर दिन एक जैसा ही होता है। हर फैब्रिकेंट का केवल एक ही सपना होता है और वो है
एसेंशन। इसलिए जब किसी फैब्रिकेंट को एसेंशन के लिए ले जाया जाता है वो काफी खुश होते हैं। सोनमी 451 ने अपनी रियलिटी को कभी क्वेश्चन नहीं किया था और न कभी ये सोचा था कि इस रेस्टोरेंट के बाहर की जिंदगी कैसी है या फिर उसका अपना कोई महत्व है। पर एक दिन यूना 939 नाम की एक दूसरी फैब्रिकेंट टिमोथी कैवेंडिश के जीवन के ऊपर बनी द घैस्टली ऑर्डियल ऑफ टिमोथी कैवेंडिश नाम की फिल्म उसे दिखाती है। ये फिल्म सोनमी 451 को काफी इंस्पायर करती है खुद को डिफेंड करने के लिए और सोसाइटी को चेंज करने के लिए। इसमें वो शूटिंग स्टार शेप्ड सिंबल हम सोनमी 451 के शरीर पर देखते हैं। एक दिन रेस्टोरेंट में एक कंज्यूमर जब यूना 939 के साथ बुरा बर्ताव करता है तो वो उसी समय इसका जवाब दे देती है और उसके बाद उस रेस्टोरेंट से भागने की कोशिश करती है। अनफॉर्चुनेटली वो वहां से भाग नहीं पाती और मार दी जाती है। यूना 939 के मर जाने के कुछ दिन बाद सोनमी 451 की मुलाकात होती है हे जो नाम के एक इंसान से, जो कि एक ऐसे रिबेलियन ग्रुप का मेंबर है जिसका मानना है कि नेचुरली बॉर्न इंसानों में और क्लोन्स में कोई अंतर नहीं है, इसलिए क्लोन से मजदूरी कराना और बाद में उनका इस्तेमाल करना गलत है। हेजू पहली बार सोनमी 451 को उस रेस्टोरेंट से बाहर निकालता है और उसे नियो सियोल की दुनिया दिखाता है। उसके बाद हेजो सोनमी 451 को एक होटल में ले जाता है और उसे बाहर की दुनिया, फिलोसफी, आर्ट और हायर वैल्यूज की शिक्षा देता है। ये सब जानकर सोनमी 451 को एहसास होता है कि वो एक क्लोन से कहीं बढ़कर है और उसके अपने फीलिंग्स और राइट्स हैं। कुछ देर बाद वहाँ कई लोग उसे पकड़ने वहाँ पहुँच जाते हैं। सोनमी 451 को गिरफ्तार कर लिया जाता है जबकि हेजू ब्रिज से नीचे गिर जाता है और उसके बारे में कहा जाता है कि उसे मार दिया गया है। हालांकि अथॉरिटीज जब सोनमी 451 को गिरफ्तार कर लेते हैं तो हम एक बार फिर से हेजो को देखते हैं जो सोनमी 451 को उससे बचाकर अपने लीडर के पास ले जाता है। इनके रिबेलियन ग्रुप का नाम है यूनियन और इनका मकसद है सभी क्लोन्स को फ्री करवाना। सोनमी 451 इस बात का जीता जागता उदाहरण होती है कि क्लोन्स की कैपेबिलिटीज इंसानों के गुलाम बनने से कहीं ज्यादा है। इसलिए रिबेलियन ग्रुप का लीडर सोनमी 451 को अपने रिबेलियन का चेहरा बनने को कहता है, पर इनिशियली वो इससे इनकार कर देती है क्योंकि रिबेलियन ग्रुप का चेहरा बनने का मतलब था कि अगर उसे पकड़ा गया तो उसे हर हाल में केवल मौत की सजा ही दी जाएगी। पर जब वो उसे एसेंशन के पीछे का सच दिखाते हैं तो वो इसके लिए तैयार हो जाती है। दरअसल एसेंशन के नाम पे इंसान उन क्लोन्स को ले जाते थे और उन्हें मारकर उनके ही शरीर से भोजन बनाते थे और उस भोजन को इन सबसे अनजान बाकी दूसरे क्लोन्स को खिला देते थे। जब वो रिबेलियन ग्रुप का चेहरा बनने को तैयार हो जाती है तो उसे एक ब्रॉडकास्ट फैसिलिटी में ले जाया जाता है जिस पर रिबेलियंस के मेंबर्स ने कब्जा कर लिया था। इस ब्रॉडकास्ट फैसिलिटी से सोनमी 451 एक मैसेज ट्रांसमिट करती है जिसके जरिए वो न सिर्फ पृथ्वी के सारे देशों को सारी सच्चाई बताती है बल्कि ऑफ वर्ल्ड कॉलोनीज को भी। यहाँ ऑफ वर्ल्ड कॉलोनीज स्पेस में बना हुआ स्पेस स्टेशन है जहाँ कई इंसान रहते हैं। जब तक सोनमी 451 अपना मैसेज ट्रांसमिट कर रही होती है, रिबेलियन के सारे मेंबर्स अपनी जान की बाजी लगाकर उसे प्रोटेक्शन देते हैं ताकि वो अपना मैसेज सब तक पहुंचा सके। इसलिए जब पुलिस वहां पहुंचती है तो भीड़ में सोनमी 451 को छोड़कर हेजू सहित बाकी सभी लोग मर जाते हैं। सोनमी 451 के जीवन के बारे में हमें एक गवर्नमेंट ऑफिसर द्वारा उसके इंटेरोगेशन से पता चलता है। इंटेरोगेशन के खत्म होने के बाद वो गवर्नमेंट ऑफिसर से एक बात कहती है जिसे सुनकर वो हैरान हो जाता है। वो कहती है, आई बिलीव डेथ इज ओनली अ डोर, वन क्लोजेस एंड अनदर ओपन्स, एंड इफ वर टू इमेजिन हेवन आई वुड इमेजिन अ डोर ओपनिंग एंड ही वुड बी वेटिंग फॉर मी देयर। उसके बाद उसे मार दिया जाता है। ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। इस कहानी में सोनमी 451 के द्वारा ट्रांसमिट किया गया मैसेज हमारी अगली कहानी का लिंक है जिसे हम अगली कहानी में देखेंगे। छठी कहानी, हवाईयन आइलैंड्स। ये इस फिल्म की छठी और आखिरी कहानी है जो कि ज़ेकरी के बारे में है। हमारी पिछली कहानी में पानी में आधा डूब चुका नियो सियोल शहर आगे चलकर पूरा डूब जाता है और जिस समय की ये कहानी है वो नियो सियोल शहर के पानी में डूब जाने के लगभग 100 साल बाद की है। ज़ेकरी एक ट्राइब्समैन है जो कि लो टेक पोस्ट एपोकलिप्टिक एरा में हवाई शहर के जंगलों में बिल्कुल उसी तरह रहता है जैसा तकनीक के विकास होने से पहले इंसान जंगलों में रहा करते थे। इसके ट्राइब के लोग सोनमी 451 को भगवान मानते हैं और पिछली कहानी में उसके द्वारा ट्रांसमिट किए गए मैसेज को भगवानों द्वारा इंसानों को दिया गया मैसेज या रिविलेशन समझते हैं। ज़ेकरी की बात करें
तो वो एक बेहद ही डरपोक किस्म का इंसान है। उस जंगल में कोना नाम का एक खूंखार ट्राइब भी रहता है जिससे सभी डरते हैं, क्योंकि जो भी उसके सामने आता है वो उसे खत्म कर देते हैं। ट्राइब के बाकी लोगों को ये पता नहीं होता, पर जैकरी इतना डरपोक होता है कि कोना ट्राइब के लोग उसके सामने ही उसके जीजा और उसके भांजे को मार देते हैं, पर वो डर के मारे छुपा रहता है और उनकी मदद करने की कोशिश तक नहीं करता। उसका एक और सीक्रेट भी है, और वो ये है कि उसे हमेशा ओल्ड जॉर्जी नाम का एक डेमोन नजर आता है जिसे उस ट्राइब के लोग मौत का देवता मानते हैं। अब ये मात्र उसका हेलुसिनेशन है या फिर इस फिल्म में भूत या डेमोन को दर्शाने की कोशिश की गई है, ये इसमें साफ नहीं किया गया है। एनीवे, इसके ट्राइब के लोग जैकरी को शक की नजर से देखते हैं, पर उसकी बहन और उसकी भांजी अभी भी उससे प्यार करते हैं। एक दिन उसके ट्राइब में मेरोनिम नाम की एक प्रेसिडेंट आती है जो उसके साथ रहना चाहती है। दरअसल प्रेसिडेंट वो लोग हैं जो पृथ्वी के ही हैं, पर जंगल में रहने वाले इन ट्राइब्स से टेक्नोलॉजिकली काफी ज्यादा विकसित हैं। एनीवे, जैकरी की बहन मेरोनिम को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाती है। केवल कुछ ही दिनों में उनके बीच एक अटैचमेंट बन जाता है। दरअसल मेरोनिम वहाँ एक खास मकसद से आई है। असल में पृथ्वी पर रेडिएशन का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, जिससे कि वहाँ जीवन धीरे धीरे मुश्किल हो रहा है। टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होने के बावजूद पेशेंट्स के पास भी इसका कोई इलाज नहीं है, जिसके कारण निरंतर बढ़ते रेडिएशन के प्रभाव से उसके लोग भी धीरे धीरे मर रहे हैं। मेरोनिम को इसलिए भेजा गया है क्योंकि प्रेसिडेंट्स को लगता है कि वहाँ से पास ही मौजूद एक पहाड़ी के ऊपर एक रिले स्टेशन है, जहाँ से वो ऑफ वर्ल्ड कॉलोनीज को मैसेज भेजकर उनसे मदद मांग सकते हैं। अगर ऑफ वर्ल्ड कॉलोनीज की बात करूं तो ये पृथ्वी के वो लोग हैं जिन्होंने काफी पहले ही स्पेस में अपना स्टेशन बना लिया था और वहीं रहना शुरू कर दिया था। इनमें से कुछ लोग दूसरे ग्रहों पर भी रहते हैं। एनीवे, मेरोनिम जैकरी के ट्राइब के पास इसलिए आई है क्योंकि उसे लगता है कि इस ट्राइब के लोग उसे उस पहाड़ी पर पहुंचा सकते हैं, पर जैसा सोचकर वो आई है, असल में ऐसा होता नहीं है। दरअसल जैकरी के ट्राइब के लोग उस पहाड़ी के आसपास जाने से भी डरते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि वहाँ भूतों का बसेरा है। इसलिए मेरोनिम जब जैकरी से पहली बार उसे उस पहाड़ी पर ले जाने को कहती है तो वो उसे उसके लिए तुरंत मना कर देता है। पर एक दिन इसी बढ़ते रेडिएशन का प्रभाव जैकरी की भांजी पर पड़ता है, जिसके कारण उसके पैर में ट्यूमर हो जाता है और वो मरने लगती है। जैकरी का मानना है कि अगर कोई उसे बचा सकता है तो वो मेरोनिम है, क्योंकि उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसलिए वो मेरोनिम के पास जाता है और अपनी भांजी को बचाने के लिए कहता है। बदले में वो उसे वादा करता है कि वो उसे उस पहाड़ी पर ले जाएगा। मेरोनिम के हाईटेक मशीन के कारण जैकरी की भांजी बच जाती है, जिसके बाद वो मेरोनिम को उस पहाड़ी पर ले जाता है। जैकरी के पूरे सफर में ओल्ड जॉर्जी उसे हॉन्ट करता रहता है और उसे बार बार मेरोनिम को मारने के लिए कहता रहता है। कई बार जैकरी उसकी बातों में आ भी जाता है और मेरोनिम को मारने का मन बना भी लेता है, पर उसकी अंतरात्मा कहती है कि उसे मारना गलत होगा, इसलिए अंत में वो उसे नहीं मारता। एनीवे, जब मेरोनिम और जैकरी उस पहाड़ के ऊपर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां सचमुच एक रिले स्टेशन मौजूद है। जब वो उसके अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां कई सारी लाशें पड़ी हुई हैं। दरअसल ये वही रिले स्टेशन है जहां से हमारी पिछली कहानी में सोनमी 451 ने अपना मैसेज ट्रांसमिट किया था, और यहाँ मरे हुए लोगों की लाशें उसी रिबेलियन के लोगों की हैं जिसे सोनमी 451 ने ज्वाइन किया था। इस रिले स्टेशन पर पहुंचने के बाद मेरोनिम जैकरी को बताती है कि पृथ्वी पर रेडिएशन का असर इस कदर बढ़ रहा है कि लोग धीरे धीरे मारे जा रहे हैं, और दुख की बात यह है कि किसी के पास इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। यानी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले कुछ सालों में पृथ्वी पर से इंसानों का खात्मा हो जाएगा। अगर कोई उन्हें इस मुसीबत से बचा सकता है तो वो है ऑफ वर्ल्ड कॉलोनीज के लोग। अगर वो यहाँ आकर सबको अपने साथ पृथ्वी से बाहर ले जाए तभी वो जीवित बच पाएंगे। मेरोनिम आगे उसे बताती है कि वो वहाँ इसलिए आई है ताकि इस रिले स्टेशन से वो अपना मैसेज भेजकर ऑफ वर्ल्ड कॉलोनीज से मदद मांग सके। पर यहाँ एक परेशानी और भी है, और वो ये है कि प्रेसिडेंट के ज्यादातर लोगों को लगता है कि ऑफ वर्ल्ड कॉलोनीज में भी शायद ही लोग बचे हों, पर इसके बावजूद वो अपना मैसेज उन्हें भेजना चाहते हैं ताकि अगर वो लोग जीवित हों तो यहाँ आकर उन्हें यहाँ से ले जा सकें। मेरोनिम जैकरी को बताती है कि जहाँ वो खड़े हैं वो वही ब्रॉडकास्ट फैसिलिटी है जहां से सोनमी 451 ने अपना मैसेज ट्रांसमिट किया था, और वो कोई भगवान नहीं बल्कि इंसानी क्लोन थी जिसे इंसानों ने ही बनाया था। पर जैकरी के लिए ये मानना काफी मुश्किल था कि सोनमी कोई भगवान नहीं बल्कि एक इंसान थी,
क्योंकि कई पीढ़ियों से उसका ट्राइब उसकी पूजा करता आ रहा था और ये भी मानता आ रहा था कि सोनमी उनकी प्रार्थना सुनकर उनकी मदद भी करती है। पर मेरोनिम उसे वहां मौजूद कई ऐसे सबूत दिखाती है जिससे ये साबित हो जाता है कि सोनमी कोई भगवान नहीं बल्कि एक इंसान ही थी। जिसके बाद ज़ेकरी इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद मेरोनिम उस ब्रॉडकास्ट स्टेशन से ऑफ वर्ल्ड कॉलोनीज को अपना मैसेज भेजकर उनसे मदद मांगती है। जब ज़ेकरी वापस अपने ट्राइब की ओर लौट रहा होता है, उसे दूर से वहां धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। वो समझ जाता है कि जरूर कोना ट्राइब के लोगों ने उसके ट्राइब पर हमला किया होगा, इसलिए वो भागकर वहां पहुंचता है। पर जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि उसका पूरा ट्राइब मारा जा चुका है, जिसमें उसकी बहन भी शामिल थी। उसे लगता है कि उसकी प्यारी भांजी को भी कोना ट्राइब के लोगों ने ही मार दिया है। पर जब वो उसके घर के अंदर घुसता है तो उसे बिल्कुल सही सलामत पाता है, क्योंकि वो एक छोटे से जगह पर छिपी हुई थी। वहाँ उसे कोना ट्राइब का एक और आदमी मिलता है जो नशे में धुत होकर वहाँ बेहोश पड़ा था। उसे देखकर ज़ेकरी को गुस्सा आ जाता है और वो उसका गला काटकर उसकी हत्या कर देता है। कोना ट्राइब के दूसरे लोग जब अपने उस साथी को लेने आते हैं तो उसके घोड़े को ज़ेकरी के घर के बाहर खड़ा पाते हैं। पहले वो उसे बाहर निकलने के लिए आवाज देते हैं, पर जब वो नहीं सुनता तो वो अंदर जाकर देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। जब वो अंदर जाते हैं तो अपने साथी को मरा हुआ पाते हैं और उसके कटे हुए गले को देखकर समझ जाते हैं कि इसे किसी ने केवल कुछ देर पहले ही मारा है। गुस्से में मारने के लिए वो ज़ेकरी को ढूंढने लगते हैं। ज़ेकरी अपनी भांजी को लेकर उनसे भागने की कोशिश करता है, पर उसी जगह पर जाकर फंस जाता है जहां कोना ट्राइब के लोगों ने एक समय उसके जीजा और उसके भांजे को मारा था। कोना ट्राइब के लोग ज़ेकरी को मारने ही वाले होते हैं कि मेरोनिम वहां आ जाती है और अपने एडवांस्ड बंदूक से उनके कई लोगों को मार गिराती है। पर कोना का एक आदमी उसकी बंदूक गिरा देता है और उस पे हावी हो जाता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि ज़ेकरी उसे मार देता है। इस तरह वहां मौजूद कोना के सारे लोग वहां मारे जाते हैं। इसके बाद मेरोनिम एक सिग्नल भेजकर अपने लोगों को बुलाती है जो ज़ेकरी तथा उसकी भांजी को भी अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद वो इंतजार करने लगते हैं ऑफ वर्ल्ड कॉलोनीज के लोगों के आने का। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि ज़ेकरी अब काफी बूढ़ा हो चुका है और ये कहानियां बच्चों को सुना रहा है। मेरोनिम उसकी बीवी बन चुकी है। सबसे अहम बात ये कि शूटिंग स्टार शिफ्ट सिंबल हम ज़ेकरी के माथे पर देखते हैं और जिस जगह पर वो कहानी सुना रहा होता है वो पृथ्वी नहीं बल्कि कोई और ग्रह है, जिसका मतलब ये हुआ कि ऑफ वर्ल्ड कॉलोनीज को मेरोनिम द्वारा ट्रांसमिट किया हुआ मैसेज मिला होगा और पृथ्वी पर आकर वो प्रेसिडेंट के सारे लोगों को अपने साथ किसी दूसरे प्लेनेट पर ले आए। इस तरह ये कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। अब जब हम इस फिल्म में मौजूद सभी कहानियों को समझ चुके हैं, आइए देखते हैं इन कहानियों का मतलब क्या था और इनमें कौन से मैसेजेस और फिलोसॉफीज छुपे हुए थे। बर्थ मार्क एंड इट्स मीनिंग। सबसे पहले बात करते हैं उस शूटिंग स्टार शेप्ड बर्थ मार्क की, जो कि सभी कहानियों में मौजूद मेन कैरेक्टर के शरीर पर मौजूद था। क्या अलग अलग समय काल में घटे अलग अलग कहानियों में मौजूद मेन कैरेक्टर के शरीर पर सेम बर्थ मार्क का मौजूद होना ये दर्शा रहा था कि वो एक ही आत्मा थी जो अलग अलग शरीर धारण कर रही थी। कुछ लोग कहेंगे हाँ और कुछ लोग कहेंगे नहीं। दरअसल ये फिल्म क्लाउड एटलस नाम की एक नोवेल पर आधारित है, जिसे पढ़ने पर हम पाते हैं कि ये शूटिंग स्टार शिफ्ट बर्थ मार्क यही दर्शा रहा था कि एक ही आत्मा थी जो अलग अलग समय काल में अलग अलग शरीर धारण कर रही थी। पर अगर क्लाउड एटलस फिल्म की बात करें तो ये पूरी तरह से क्लाउड एटलस नॉवल पर बेस्ड नहीं था। दरअसल इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। इसलिए अगर इस फिल्म की बात करें तो ये शूटिंग स्टार शिफ्ट बर्थ मार्क कतई ये नहीं दर्शाता कि वो एक ही आत्मा थी जो अलग अलग समय काल में अलग अलग शरीर धारण कर रही थी। इसका एक मुख्य कारण ये है कि सेम एक्टर्स ने हर कहानी में अलग अलग किरदार निभाए थे। सेम एक्टर्स को अलग अलग समय काल में घटी कहानियों में मौजूद कैरेक्टर्स के लिए चुनने के पीछे डायरेक्टर का मकसद ही यही दर्शाना था कि सेम आत्मा अपने कर्मों के आधार पर किस तरह इवॉल्व करती है। अलग अलग कहानियों में अगर अलग अलग एक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता तो हमारे लिए ये ट्रैक करना मुश्किल हो जाता कि कौन सी आत्मा किसकी है। इसलिए डायरेक्टर ने अलग अलग कहानियों में सेम एक्टर्स का इस्तेमाल किया ताकि एक बार जब हम एक एक्टर को देख लें तो ये मान लें कि अगली कहानी में चाहे इसका कैरेक्टर कैसा भी हो उसमें हमेशा इसी की आत्मा होगी। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग कहानियों में मौजूद सेम एक्टर्स का इस्तेमाल करने के पीछे डायरेक्टर का मकसद ये था कि आप सेम आत्मा को आसानी से ट्रैक कर पाएं, ताकि आप ये समझ पाएं
कि हर जन्म में अपने द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर एक आत्मा किस तरह से इवॉल्व करती है। उदाहरण के तौर पर टॉम हैंक्स ने इन 6 कहानियों में डॉक्टर हेनरी मूज, आइजैक शैक्स, डर्मोट हॉगिंस और जेकरी का किरदार निभाया है, जबकि हैले बेरी ने 1849 की कहानी में एक गुलाम का, उसके बाद विवियन आयरिस की बीवी का, उसके बाद लुइजा रे नाम की एक जर्नलिस्ट का, साल 2144 की कहानी में मेल कोरियन डॉक्टर का और अंतिम कहानी में मेरोनिम का किरदार निभाया है। इन सभी किरदारों में कभी उनके शरीर पर वो कॉमेट शेप्ड बर्थमार्क मौजूद था और कभी ये मौजूद नहीं था, पर इनकी आत्मा एक ही थी। यानी टॉम हैंक्स के द्वारा निभाए गए हर कैरेक्टर में एक ही आत्मा थी, हैली द्वारा निभाए गए सभी कैरेक्टर्स में उसकी अपनी एक ही आत्मा थी, एंड सो ऑन। अब सवाल ये उठता है कि सभी कहानियों में अलग अलग कैरेक्टर्स के शरीर पर मौजूद कॉमेट शेप्ड बर्थमार्क अगर इस बात को नहीं दर्शाता कि उन सब में एक ही आत्मा थी, तो आखिर इस बर्थमार्क को दिखाने का मतलब क्या बनता है। दरअसल अगर आप गौर फरमाएं तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण चीज को डिनोट करता है। हर कहानी में जिस कैरेक्टर के शरीर पर यह बर्थमार्क होता है वो पहले कहीं न कहीं ऑब्रेस्ट किस्म का होता है, जो बाद में कुछ ऐसा काम कर जाता है जो अगले जनरेशन में मौजूद उसके दूसरे कैरेक्टर के लिए इंस्पिरेशन का काम करता है, जिसके शरीर पर अगले जनरेशन में वो बर्थमार्क होता है। उदाहरण के तौर पर हमारी पहली कहानी में एडम के शरीर पर यह बर्थमार्क था। एडम पहले अपने ससुर के लिए काम करता था, जो कि गुलामों की खरीद बिक्री का काम करता था, जो कि कहीं से भी एक नोबल काम नहीं था। एडम कहीं न कहीं अपने ससुर के प्रभाव में दबा हुआ था, पर जब एक गुलाम उसकी जिंदगी बचाता है तो वो अपने ससुर के काम को छोड़ देता है और गुलामों को आजाद करवाने के सफर पर निकल पड़ता है। एडम अपने सफर की कहानी लिखता है एक जर्नल में, जो आगे जाकर एक किताब का रूप ले लेती है। इस किताब को पढ़ता है रॉबर्ट, जिसके शरीर पर भी वो बर्थमार्क होता है। इसे पढ़कर उसे प्रेरणा मिलती है द क्लाउड एटलस सेक्सटेट कंपोज करने की। रॉबर्ट भी विवियन के अंडर काम कर रहा होता है, जो कि उसके खुद के द्वारा कंपोज किए गए गाने का क्रेडिट भी उसे लेने नहीं देना चाहता। एनीवे, वो विवियन को शूट करके उसके चंगुल से निकल जाता है। अगले जनरेशन में यही बर्थमार्क मौजूद होता है लुइजा रे के शरीर पर, जिसे रॉबर्ट द्वारा लिखे गए लेटर्स मिलते हैं, और बाद में वो द क्लाउड एटलस सेक्सटेट की एक कॉपी भी खरीदती है। वो जानती है कि उसके पीछे एक किलर पड़ा हुआ है जो कभी भी उसे मार सकता है, पर रॉबर्ट द्वारा लिखे गए लेटर्स से उसे प्रेरणा मिलती है सिक्स स्मिथ के मर्डर का राज सुलझाकर न्यूक्लियर पावर प्लांट के पीछे की कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज करने का। बाद में उसकी कहानी एक मैन्युस्क्रिप्ट का रूप लेती है, जिसे आगे जाकर पढ़ता है टिमोथी, जिसके शरीर पर एक बार फिर से हमें वही बर्थमार्क देखने को मिलता है। टिमोथी एक ओल्ड एज नर्सिंग होम में फंस जाता है, जहां से किसी को निकलने नहीं दिया जाता, पर लुइजा के मैन्युस्क्रिप्ट से उसे इंस्पिरेशन मिलती है वहां से बाहर निकलने की, और वहां मौजूद बाकी दूसरे बूढ़ों की मदद लेकर वो आखिरकार वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। वहां से निकलने के बाद वो अपनी कहानी लिखता है, और बाद में जिसके ऊपर एक बायोग्राफिकल फिल्म बना दी जाती है। इस फिल्म को अगले जनरेशन में देखती है सोनमी, जो कि एक क्लोन होती है, जिसे इंसानों द्वारा बनाया गया है इसलिए ताकि वो इंसानों के लिए गुलामों की तरह काम कर सके। सोनमी के शरीर पर भी हमें वही बर्थमार्क देखने को मिलता है। तिमोथी के ऊपर बनी हुई फिल्म को देखकर वो इंस्पायर होती है अपने लिए लड़ने और बोलने के लिए, और रिबेलियन ग्रुप की मदद से मैसेज ट्रांसमिट करके वो पूरी दुनिया को और ऑफ वर्ल्ड कॉलोनीज को वहां का सच बताती है। अगले जनरेशन में यही बर्थमार्क हमें ज़ेकरी के शरीर पर देखने को मिलता है, जो सोनमी को भगवान मानता है और उसके द्वारा दिए गए मैसेज को होली स्क्रिप्चर। पहले वो डरपोक किस्म का होता है और अपने डर के कारण अपने सामने मारे जा रहे अपने जीजा और अपने भांजे तक को बचाने की कोशिश नहीं करता, पर जब उसे सोनमी की असली कहानी के बारे में पता चलता है तो वो उससे मोटिवेट होता है और अंत में अपने डर पर काबू पाकर एक कोना के द्वारा मेरोनिम को मारे जाने से बचा लेता है। तो हमने देखा कि जिस किसी के शरीर पर भी बर्थमार्क था वो पहले या तो दबा हुआ था या फिर डरा हुआ था, या फिर हिम्मत नहीं थी कोई प्रभावशाली निर्णय लेने की, पर बाद में वो इन सब पर काबू पाकर इन्हें परास्त करता है, और ये बर्थमार्क इसी बात को दर्शाने के लिए था, री-इनकार्नेशन यानी पुनर्जन्म। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इन सभी कहानियों में सेम उन्हीं कैरेक्टर्स के अलग अलग कैरेक्टर्स को प्ले करना
इस बात को दर्शाता है कि हर बार उनका पुनर्जन्म हो रहा था। लुइजा रे पहली बार जब द क्लाउड एटलस सेक्सटेट के म्यूजिक को सुनती है तो उससे उसे एक खास लगाव होने का अनुभव होता है और उसे ये भी लगता है कि उसने ये पहले भी कहीं सुन रखा है, जबकि वो उसे जिंदगी में पहली बार सुन रही होती है। ये इस बात की ओर दर्शाता है कि ये उसका पुनर्जन्म था, पर ये इस बात को भी दर्शाता है कि आत्मा अलग शरीर जरूर धारण करती है, पर वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड स्पेस पास्ट लाइफ के मेमोरीज को भी कहीं ना कहीं प्रिजर्व रखती है। लुइजा के एक्सपीरियंस को लेकर भी कुछ लोग ये सवाल कर सकते हैं कि अगर वो बर्थ मार्क इस बात को नहीं दर्शाता कि जिसके भी शरीर पर वो बर्थ मार्क मौजूद था उनमें एक ही आत्मा थी, तो आखिर लुइजा को ऐसा क्यों लग रहा था कि द क्लाउड एटलस सेक्सटेट के म्यूजिक को उसने पहले भी कहीं सुन रखा है। हो सकता है जिसके भी शरीर पर वो बर्थ मार्क मौजूद होता हो उनमें एक ही आत्मा होती हो। इस आधार पर पिछली कहानी में ये बर्थ मार्क रॉबर्ट के शरीर पर था जिसने इस म्यूजिक को कंपोज किया था, और इस कहानी में ये लुइजा के शरीर पर मौजूद है जो ये म्यूजिक अभी सुन रही है। चूंकि दोनों शरीरों में एक ही आत्मा है, लुइजा को लग रहा है कि ये म्यूजिक उसने पहले भी कहीं सुना हुआ है। जी नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, बर्थ मार्क कतई ये नहीं दर्शाता कि जिसके शरीर पर भी ये बर्थ मार्क मौजूद है उसमें एक ही आत्मा थी। दरअसल लुइजा पिछले जन्म में विवियन की बीवी थी जो उसी घर में रहती थी जहां रॉबर्ट ने उस म्यूजिक को कंपोज किया था। हमने देखा कि उसके और रॉबर्ट के बीच नजदीकी संबंध भी थे, तो मुमकिन है कि उसने उसका वो म्यूजिक उस घर में सुना हो जो इस जन्म में भी उसे याद है। मेरा ये पॉइंट उस समय और भी पुख्ता हो जाता है जब हम देखते हैं कि लुइजा जिस दुकानदार से वो म्यूजिक खरीद रही है वो कोई और नहीं बल्कि रॉबर्ट का ही पुनर्जन्म वाला रूप है। इसलिए लुइजा और वो दुकानदार दोनों को ही उस म्यूजिक को सुनकर एक अजीब सा लगाव महसूस होता है और दोनों ही इस बात को स्वीकार करते हैं कि इसे सुनकर उन्हें लगता है कि जैसे उन्होंने इसे पहले ही कहीं सुन रखा हो। लॉ ऑफ कर्मा, ये फिल्म एक और चीज को दर्शाती है और वो है लॉ ऑफ कर्मा, यानी कि जो जैसा कर्म करेगा उसे उसके अगले जन्म में वैसा ही फल मिलेगा। इसके जरिए ये फिल्म हमें ये भी दर्शाती है कि एक ही आत्मा हर जन्म में किए गए अपने कर्मों के आधार पर किस तरह अच्छे या बुरे रूप में इवॉल्व करती है। उदाहरण के लिए सबसे पहले बात करते हैं टॉम हैंक्स द्वारा प्ले किए गए कैरेक्टर्स की। पहली कहानी में वो एक धूर्त डॉक्टर का किरदार निभाते हैं जो इतना ज्यादा लालची था कि एडम के पैसों को हड़पने के लिए उसे दवाई के नाम पर जहर दे रहा था। इसके अगले जन्म में भी इसका लालच भरा नेचर हमें जारी रहता हुआ नजर आता है जब हम इसे होटल के इनकीपर के किरदार में देखते हैं जो रॉबर्ट के लोकेशन को सीक्रेट रखने के लिए पहले रॉबर्ट से पैसे लेता है और फिर बाद में सिक स्मिथ के द्वारा दिया गया उसका कोट। पर साल 1973 की कहानी में वो एक अच्छा काम करता है। इसमें वो आइजैक शैक्स नाम के एक वैज्ञानिक का किरदार निभाता है जो लुइजा को रॉबर्ट हुक के खिलाफ सबूत देकर उसकी मदद करता है, जिसके कारण उसकी मौत भी हो जाती है। हालांकि उसका लालचीपन उसके अगले जन्म में भी कायम रहता है जब वो डर्मॉट हॉगिंस नाम के उस ऑथर के रूप में जन्म लेता है जो पब्लिसिटी पाने के लिए एक क्रिटिक को एक ऊंची इमारत से नीचे फेंककर उसे जान से मार देता है। और टॉम हैंक्स के अंतिम कैरेक्टर जैकरी में भी हम ये देखते हैं कि वो खुद को बचाने के लिए अपने जीजा और अपने भांजे को मरने देता है। इस अंतिम कैरेक्टर में उसका चैलेंज होता है अपने सेल्फिशनेस को छोड़कर सेल्फलेस बनने का, ताकि वो अपने परिवार को बचा पाए। हैले बेरी और डोना बे द्वारा निभाए गए कैरेक्टर्स में भी हमें यही पैटर्न देखने को मिलता है। पहली कहानी में दोनों एक सिंपल हाउसवाइफ का किरदार निभाते हैं जिनके पास कोई पावर नहीं होता, पर हर जन्म में वो कुछ अच्छा काम करते हैं जिससे अंतिम कहानी में दोनों काफी प्रसिद्ध और पावरफुल फिगर बन जाते हैं। हेल बेरी 1973 की कहानी में लुइजा नाम की जर्नलिस्ट का किरदार निभाती हैं जो कि एक मिस्ट्री को सॉल्व करती हैं। उसके बाद साल 2144 में वो एक मेल डॉक्टर का किरदार निभाती हैं जो सोनमी 451 को वहां से भागने में मदद करती हैं। और अंतिम कहानी में वो मेरोनिम का किरदार निभाती हैं जो कि मानवों को बचाने की आखिरी उम्मीद होती है। उसी तरह अगर डोना बे द्वारा निभाए गए कैरेक्टर्स की बात करें तो वो भी अलग अलग जन्मों में किए गए अपने अच्छे कर्मों के आधार पर आगे के जन्मों में प्रसिद्धि पाती हैं। हमारी पहली कहानी में वो एडम की बीवी का किरदार निभाती हैं जो कि बाद में गुलामों को छुड़ाने के उसके सफर में उसका साथ देती हैं। 1973 की कहानी में वो एक रैंडम कोरियन लड़की का किरदार निभाती हैं
जो कि उस किलर को मार देती है जो लुइजा रे को मारने के पीछे लगा हुआ था। साल 2144 की कहानी में वो सोनमी 451 का किरदार निभाती हैं, जो रूलिंग क्लास के खिलाफ खड़ी होती है। उसे उसके इन्हीं अच्छे कर्मों का फल मिलता है और वो जैकरी के ट्राइब के द्वारा एक भगवान के रूप में पूजी जाती हैं। उसी तरह कई कैरेक्टर्स ऐसे भी इस फिल्म में दिखाए गए हैं जो अपने गलत कामों के वजह से अपने अगले जन्म में उसकी सजा पाते हैं। उदाहरण के लिए ह्यूज ग्रांट और ह्यूगे वीविंग द्वारा प्ले किए गए कैरेक्टर्स। ह्यूज ग्रांट पहली कहानी में प्लांटेशन ओनर का किरदार निभाते हैं, जो कि एक पावरफुल पोजीशन थी। उसके अगले जन्म में वो एक लालची बिजनेसमैन बनते हैं जिसका मकसद केवल पैसा कमाना है। उसके अगले जन्म में वो डिस्टोपियन वर्ल्ड में एक प्रोमिनेंट अथॉरिटी का किरदार निभाते हैं जो अपनी गुलामी करवाने के लिए क्लोन्स बनाते हैं, और अंतिम कहानी में एक ऐसे ट्राइब का किरदार निभाते हैं जिसका काम ही है दूसरे ट्राइब के लोगों की हत्या करना। उसी तरह ह्यूगो वीविन द्वारा निभाए गए कैरेक्टर्स की भी बात करें तो पहली कहानी में वो एक स्लेव ट्रेडर होते हैं जो कि काफी पावरफुल होते हैं। उसके बाद के जन्म में वो एक किलर बनते हैं जिसका काम होता है पैसों के लिए दूसरों का कत्ल करना। उसके अगले जन्म में वो एक ऐसी लेडी के रूप में जन्म लेते हैं जो ऑरोरा हाउस से बूढ़ों को बाहर निकलने नहीं देती। इन बुरे कर्मों के वजह से अंतिम कहानी में ट्राइब्समैन के बीच वो ओल्ड जॉर्जी नाम के एक डेमन के रूप में जाने जाते हैं। थियोलॉजी। इस फिल्म ने एक और बात जो दर्शाने की कोशिश की है वो ये है, जिसे हम कई सालों से सच मानते आ रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो सच ही हो। इस फिल्म में सोनमी 451 का कैरेक्टर ये मैसेज हमें देता है। असल में वो इंसानों द्वारा बनाई गई मात्र एक क्लोन थी जिसे ज्यादा से ज्यादा हम इंसान मान सकते हैं, पर उसके मरने के 100 साल बाद ही जैकरी का ट्राइब उसे भगवान मानकर पूजते हुए हमें नजर आता है, और उसके द्वारा दिए गए मैसेजेस को वो लोग होली स्क्रिप्चर मान रहे थे। जैकरी का ट्राइब कई जनरेशन से सोनमी को भगवान मानकर उसकी पूजा करता आ रहा था, और उनके लिए जो कुछ भी अच्छा होता है उसे वो सोनमी की दया या उसका चमत्कार ही मानते आ रहे थे। यानी कि हम देख रहे हैं कि कैसे एक इंसान गुजरते समय के साथ एक भगवान का भी रूप ले सकता है। इसलिए मेरोनिम ने जैकरी को जब ये बताया कि सोनमी कोई भगवान नहीं बल्कि एक इंसान थी, तो उसके लिए इस बात को मान पाना कठिन था। जिस चीज को आप हजारों या लाखों सालों से सच मानते आ रहे हो और जिसे कायम रखने के लिए आपके पूर्वजों ने अपने जान तक की बाजी लगा दी हो, उसके बारे में कोई आपको अगर ये कह दे कि ये सब कुछ सच नहीं था, तो आपके लिए उसे स्वीकार करना हमेशा मुश्किल होगा, पर सच तो सच ही होता है। लास्ट मैसेज। ये फिल्म हमें 2 अंतिम मैसेजेस देती है। पहले ये कि सच्चाई तो हमेशा एक ही होती है, पर उसके वर्जन्स अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है जो आपने देखा वो पूरा सच नहीं हो, इसलिए अगर हमें सच तक पहुंचना है तो सभी वर्जन्स पर ध्यान देना चाहिए। जब सोनमी का इंटेरोगेशन चल रहा होता है तब हम देखते हैं कि उससे इंटेरोगेशन कर रहा ऑफिसर उससे उसका वर्जन जानना चाहता है। If no one believes this truth, someone already does. इस फिल्म का अंतिम मैसेज ये है कि मौत हमारी जिंदगी का अंत नहीं है। एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है, यानी कि हमारा पुनर्जन्म होता है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड स्पेस हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि हमारे इस एक्सप्लेनेशन से आप इस फिल्म को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और दिलचस्प फिल्म के एक्सप्लेनेशन के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।